जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, तो पेपर वन आपके लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जी हाँ, चाहे आप कॉमर्स के हो, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी पे हो, या फिर जो भी वट एवर आपका सब्जेक्ट हो, पेपर वन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए कॉमन होने वाला है एंड डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो एक नई सीरीज की आगाज करते हैं स्पेशली फॉर दी पेपर वन की, एंड ये हमारी पहली सेशंस होने वाली है जिसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। कितने बजे सेशंस होने वाली है भैया? सुबह 7:45 में मैं ये सेशंस आपके लिए लेने वाला हूं। सो डोंट वरी, अगर प्रॉपरली नहीं कनेक्ट किया है तो कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका एग्जाम 29 मार्च को होने को है, तो ऐसे में एक दो तीन चीजें हैं ना जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि भैया टॉप के 6% बच्चों का ही सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होने वाला है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये 19 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिली है और ये अपॉर्चुनिटी अब तक की सबसे बेस्ट होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताया था कि झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं लगभग सभी में 90 से 100% तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली है। तो अगर इस बार आपका जेट ना निकले और एक आध 2 साल के बाद फिर से मान लो जेट हुआ और अगर आपने उसमें निकाला, तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ना अब तक फिल हो चुकी होगी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो मौका है ना, ये जो अभी जो 2026 वाला है, दिस इज द गोल्डन चांस। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यही वो टाइम है जिसमें आपको इसको ग्रैब करना है। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वन की टॉपिक वन होने वाली है क्या, यूनिट वन का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले सभी लोगों को राधे राधे। चलो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं सेशंस को। और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया कि डेफिनेटली कर लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर वन के लिए हमने एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक बनाई है जो 2026 की लेटेस्ट एडिशन पर है। मैं आपको बता दूं 2026 की लेटेस्ट एडिशन पर यह बुक बनाई गई है। जिन्होंने नहीं बाई किया डेफिनेटली जाकर के ले लो। क्या क्या मिलने वाला है तो भैया इसमें 15 फुल पेपर वन की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। जी हाँ, जो 50-50 क्वेश्चंस की होती है ना आपकी, तो हर एक सेट में ना आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे अच्छी बात, डिटेल सॉल्यूशन के साथ हमने बनाया है और पूरी की पूरी जो बुक होगी वो आपकी हिंदी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो मतलब कोई इश्यूज नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होना है, इसलिए हमने आपको इसमें फ्री ओएमआर सीट भी प्रोवाइड किया। जी हाँ, बुक के एंड में आपको ओएमआर सीट भी दी गई है। ऑर्डर करने के लिए करना कुछ नहीं है, लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोडेड है तो वहां से कर लो। फोन नंबर दिया, डायरेक्टली आप उसमें मैसेज करके आप अपना बुक ऑर्डर कर लो, या तो सबसे आसान तरीका है ये जो क्यूआर कोड दिया है हमने, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपली इसको स्कैन करो और यहां से डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका। और अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी जेपीएससी जेट की बैचेस चल रही है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना। और अभी आपको पता है सरस्वती पूजा ऑलरेडी चल रही है, तो सरस्वती पूजा का ऑफर भी इसमें गोइंग ऑन है, नहीं ज्वाइन किया तो वो भी जाकर के इनरोल कर लो। 2999 में पूरी कंप्लीट बैच पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको इसमें मिल रहा है, तो नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना इसको भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशंस को बिना किंतु परंतु किए हुए। रेडी हैं सब लोग? फटाफट एक कमेंट कर दो, यस सर वी आर रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टीचिंग इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस दैट फैमिली एम एट। क्या है? टीचिंग का सबसे अच्छे से एक ऐसी कौन सी प्रक्रिया के रूप में बताया जा सकता है जिसका मुख्य लक्ष्य है, मतलब ये कि टीचिंग का सबसे मुख्य लक्ष्य क्या होने वाला है वो बताइए, और इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन उस चीज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए जल्दी से, टीचिंग का मुख्य एम क्या होता है, क्यों टीचिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, चलो जल्दी से बताओ। देखो टीचिंग का मतलब, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिस इज कॉल्ड टीचिंग, ठीक है ना। तो टीचिंग बेसिकली क्यों होती है? ताकि आप चीजों को सीख सकें, आप चीजों को सीख सकें। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लर्निंग बाय अ क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, यानी कि सार्थक अनुभव बनाकर सीखने को आसान बनाता है। अगर चीजों को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बुक हमने दिया है उस पर हमने ओएमआर सेट दी है, क्यों दी है? ताकि आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सके। अब ऑफलाइन एग्जाम आपकी होने वाली है, जब तक आप सेम उस तरह से रूबरू नहीं होंगे तब तक आपको चीजें मजा नहीं आएगी, इसलिए हमने ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है ताकि आप इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सके और चीजें समझ सके। सेम वही चीज है कि फैसिलिटी लर्निंग को इस तरह से बनाना, यानी कि जो सीखना है उसको कुछ इस तरह से बनाना, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ मीनिंगफुल बनाना जिससे चीजों को ईजी हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको साइकिल चलाना मुझे सिखाना है तो क्या करूंगा मैं?
सिर्फ साइकिल के बारे में बता दूं, या फिर मुझे आपको गाड़ी चलाना सिखाना है, बाइक चलाना सिखाता हूं, बता दूं, या स्कूटी चलाना सिखाना है, मैं बोलूं हाँ यहाँ स्केलेटर है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ पर आपको दूं नहीं तो काम चलेगा? नहीं, आपको मुझे बैठा करके उस पर प्रॉपरली लर्न करवाना होगा, पीछे से हो सकता है मुझे भी बैठ करके आपको गाइड भी करना पड़े। तो ये चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। तो लर्निंग का बेसिकली मतलब यही होता है हमारा, लर्निंग और टीचिंग में। ठीक है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंट इफेक्टिव टीचिंग? इनमें से इफेक्टिव टीचिंग को कौन बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है? चलिए जल्दी से बताइए, टीचिंग को कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन कौन सी चीजें हैं? सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन। देखो यहां पर समझो, सब्जेक्ट की मास्टरी बिल्कुल होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। वन वे कम्युनिकेशन मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ सुने जा रहे हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछोगे ना भाई, अगर पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कोई डाउट है? तो डाउट में हमेशा क्या बोलता हूँ, कमेंट करके जल्दी से जो भी डाउट है कमेंट करके पूछ लो, या बाद में कमेंट कर लो ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। तो ये वन वे तो होगा ही नहीं, तो इसको काट दो खड़े खड़े। ये टू वे होना चाहिए एक अच्छी टीचिंग के लिए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पर फिर आते हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, लर्नर एंगेजमेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, एंड री होना चाहिए। मतलब स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सिखाने के जो सीखने वाले हैं वो भागीदार उनका सम्मिलित होना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक दृढ़ होना होनी चाहिए हमारे पास में। बिल्कुल ये सभी चीजें हमें चाहिए। सबसे पहली बात, क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो दो चीजें होती है, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड, एक होता है नॉलेज ओरिएंटेड। आप में से, मैं कमेंट करके मुझे बताना, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं या फिर नॉलेज ओरिएंटेड कर रहे हैं? अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी, कोई आपको टीचर नहीं पढ़ा सकता है फिर आपको। हम लोग जितने भी यूट्यूब पर जितने भी टीचर हो या फिर जितने भी पेड कोर्सेज वाले टीचर हो, सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही लेके चलते हैं। वो इतनी सिलेबस नहीं, इतना सिलेबस कवर करते हैं और उसको वैसा सिलेबस को पार्ट लेते हैं जो एग्जाम में आ सके। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में काम करते हैं। ठीक ना? अगर आप लर्निंग ओरिएंटेड है तो आपको एग्जाम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बिंदास पढ़ेंगे अपना। एग्जाम से पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी पढ़ते रहेंगे, जॉब लग गई फिर भी पढ़ेंगे। ये है लर्निंग ओरिएंटेड। लेकिन जो जॉब ओरिएंटेड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव पर पढ़ रहा है, आज जॉब निकली कल से वो इसको छोड़ देगा पढ़ना। तो आपको डिसाइड कर लेना है आप कौन सी हैं। ठीक है? झूठ मत बोलना खुद से, ये कमेंट करके मुझे बता देना। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी कमेंट्स भी मुझे चाहिए, लाइक भी चाहिए जब तक आपको पसंद ना आए, तो लर्नर एंगेजमेंट भी मुझे चाहिए, फीडबैक भी चाहिए, और आपका रिस्पॉन्डमेंट चाहिए। मतलब एक तरह से होता है ना, दृढ़ता होनी चाहिए हम लोग में। बिल्कुल, तो बी क्लियर है। डिटेल्ड लेक्चर होना चाहिए, एक्सटेंसिव नोट्स होना चाहिए, और मेमोराइजेशन होना चाहिए, यानी कि विस्तृत लेक्चर हो, व्यापक नोट्स हो, और याद करना हो। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेमोरी बेस्ड चीजें नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिविटी बेस्ड होनी चाहिए। मेमोरी बेस्ड रटन विद्या करके कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये काट दो। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, भले कहने को बात है कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं लेते हैं, कहने की बात होती है कि हम लोग लर्नर ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं, या क्लियर ऑब्जेक्टिव इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक ना? लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग होनी चाहिए, ये देखो रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, आपको भी पता और हमें भी पता है। आप यहाँ पर सच मायने में अगर देखा जाए तो आप किस ले आए हो? आप में से कितने लोग ऐसे सीरियसली बताना, जेट का नेट पहले कभी नहीं दिए हो, या जेट पहले कभी नहीं दिए हो? ठीक है ना? फर्स्ट टाइम दे रहे हो और अभी से पढ़ना शुरू किया, पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और जेट निकल गया ना, छोड़ दोगे पढ़ना? सच्ची बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं? अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हम सब वैसे ही हैं, तो फिर सब तो एग्जाम ओरिएंटेड है ना, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड हो तो मैं फिर नॉलेज ओरिएंटेड क्यों आऊं? ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से झूठी हो जाएगा, बट हाँ, पढ़ना ऐसे ही चाहिए हमें। ठीक ना? सिलेबस कंप्लीटेशंस पर फोकस करना चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए। स्पीड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? सिलेबस पे सिलेबस कंप्लीटेशंस होनी भी चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन स्पीड नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, या कौन सा महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइए। जो हमारा करिकुलम है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो, जो टीचर है वो, लर्नर है वो, या फिर इवैल्यूएशन है वो, इनमें से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा? देखो जब आप शिक्षण अधिगम करते हैं, यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप आने वाले टाइम पर क्या बनने वाले हैं सर? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। ठीक है ना? अब आप ध्यान से सुनो, जब आप एक क्लास में बैठ के पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप क्या देखोगे?
आप अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ाओगे या सामने वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके नॉलेज के हिसाब से पढ़ाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस नॉलेज के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है आई होप सो सब आप यही बोलोगे सर सामने वाला जिस लेवल का होगा ना वो पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक छोटे से बच्चे जो अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए 1.5-2 साल का है, अगर मैं उसे एबीसीडी सिखाऊंगा तो कैसे सिखाऊंगा? तो एबीसीडी मुझे राइम के तौर पर सिखाना होगा, ABC कुछ इस तरह से गाते हुए, जो नहीं है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बहुत सारे आजकल कार्टून चलते हैं, तो मुझे उस टाइप से उसे सिखाना होगा। लेकिन अगर वही मैं चला जाऊं फॉर एग्जाम्पल के लिए 1-2 क्लास में, 3 क्लास से पढ़ने वाले बच्चों को, अगर मुझे उन्हें एबीसीडी सिखाना हो, तो मुझे लगता है उनको एबीसीडी पता होगा, मुझे डायरेक्टली A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल्स पूछना पड़ेगा उनसे। हो सकता है मुझे उनसे स्पेलिंग भी पूछ लूं किसी चीज का। यही चीजें मुझे अगर इंटर में पढ़ाना हो, ग्रेजुएशन में पढ़ाना हो, 9-10 के बच्चों को पढ़ाना हो, तो भाई फिर उनके लिए अलग लेवल। तो यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जो लर्नर है उनकी लेवल को देखते हुए, जो लर्नर है उसकी लेवल को देखते हुए, उनको देखते हुए मुझे काम करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमारा है तो वो है हमारा स्टूडेंट, लर्नर। भाई पढ़ाई कौन कर रहा है? क्योंकि जो पढ़ रहा है हमें उसके हिसाब से उसको टीचिंग कराना है, ना कि अपने हिसाब से टीचिंग करवाना है। पॉइंट नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि एम्फेसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। शिक्षण का वो कौन सा स्तर है जहां पर हम क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो रीजनिंग वाली चीजें हैं, आपको सुडोकू कभी खेला है आप लोगों ने? नहीं खेला है तो खेल लिया करो, सुडोकू बहुत मजेदार चीज होती है। तो सुडोकू इज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जहां पर से आप क्लियरिटी नहीं आ पा रहे, तो उससे किस तरह से बाहर निकला जा सके, उसकी क्षमताओं का विकास करना है। अगर मुझे उसका जोर देना है तो मैं किस टाइप की बात करूंगा? रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करूंगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करूंगा, मेमोरी लेवल की बात करूंगा, या ऑटोनोमस लेवल की बात करूंगा? मैं किसकी बात करूंगा? चलो जल्दी से बताओ। मेमोरी लेवल तो भैया रिटर्न विद्या है, ये तो कभी नहीं हो सकता। रिटर्न विद्या से कभी भी कोई चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज सॉल्व नहीं हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको पता है 2+2 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन यही किसी से आपने रटा है, समझा नहीं है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जब मैं 2+2 - 2 बोलूंगा तो ये कितना आएगा, तब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत हो जाए कि सर यहाँ पर आंसर 2 आएगा। तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो लर्निंग एक रटन विद्या और एक समझना, तो रटन विद्या तो कभी काम नहीं हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बेसिकली ये दिखाता है कि एक स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दिखाता है स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आपके डेवलपमेंट की, ना कि आपकी कैपेसिटी की बात कर रहे हो, तो इसको तो खड़े खड़े काट दीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल, हाँ ये शो करेगा क्योंकि आप किस चीज को देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, किस चीज को देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो भाई हमने आपको पीजीटी वाली, आपको जो हमारी बुक थी ना प्रैक्टिस सेट वाली, वो बुक दिखलाई। अब वो बुक देख करके कुछ लोगों को लगेगा कि अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छी बुक है, आपने मंगाया, प्रैक्टिस किया, किसी टेस्ट में आपकी अच्छी स्कोर आई, किसी टेस्ट में खराब स्कोर आई। अब जिसमें आपकी अच्छी है उसमें तो आप गदगद हो गए, बहुत अच्छा। जिसमें आपकी खराब स्कोर आया उसमें आप हताश निराश हो गए। तो ये हुआ पहला प्रायोरिटी। दूसरा, जिसमें अच्छी आई वो बंदा टेस्ट किया, भाई क्यों अच्छा आया। जिसमें खराब आई वो बंदा चेक करने लगा, क्यों खराब आई भाई, मतलब वो एनालिसिस करना शुरू किया। तो दो इश्यूज, सेम अलग अलग पर्सन और सेम इश्यूज दोनों के सामने, लेकिन दोनों का जो रिएक्शन स्टाइल था ना वो डिफरेंट था। तो जो आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल होगी ना कहीं शो करेगा कि आप चीजों को किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, चीजों को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उस पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ लर्नर सेंटर एजुकेशन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरली दैट एट, तो वहां पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? देखो दो तरह के टीचिंग होती है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए और एक टीचर सेंटर्ड होता है। दो तरह के सेंटर्ड होते हैं। ज्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट ही मेन प्रायोरिटी होती है और हम उस पर देख के काम करते हैं। टीचर सेंटर में टीचर अपने हिसाब से चीजों को देख करके काम करता है। देखो दोनों चीजें अच्छी है, मैं एक चीज के बताऊं, दोनों चीजें अच्छी है, दोनों जगह जगह के हिसाब से अच्छी है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता, तो टीचर सेंटर्ड अच्छा है, क्योंकि टीचर आपको जीरो से लेते हुए काम चलेगा। लेकिन
जहां पर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको कुछ बहुत आता है, वहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड अच्छा है, क्योंकि जो आपको आता है वहां से चीजों को ग्रैब करके भाई उसको हटा करके बाकी चीजें लाया जाए। तो दोनों अपने आप में अच्छी है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस पोजीशन पर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन पर ये है कि अगर हम स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो इनमें से टीचर का क्या रोल होने वाला है। नॉलेज ट्रांसमीटर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान देने वाला टीचर बन जाएगा। एक ऑथोरिटी एंड डिसिप्लिन वाला टीचर बन जाएगा, मतलब अधिकारी या अनुशासन बनाए रखने वाला शिक्षक से बन जाएगा यहाँ पर फैसिलेटर एंड गाइड करने वाला, सुविधा देने वाला और मार्गदर्शन दिखाने वाला टीचर बन जाने वाला है। या फिर एग्जामिनर या फिर एवल्यूएटर, यानी कि एक परीक्षक या फिर मूल्यांकनकर्ता बनने वाला है। एक शिक्षक क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक शिक्षक का काम होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करे, आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जिससे आप चीजों को अच्छे से सीख सके, क्योंकि मैंने कहा ना, लर्नर सेंटर में हम आपको देखते हैं। आपको मान लो 10 टॉपिक है, 10 में से आपको मान लो 10 से पेपर वन में कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। मान लो आपको 2 यूनिट आती है, तो ये 2 यूनिट छोड़ करके बाकी 8 यूनिट आपको पढ़ाया जाए, ये हो गया लर्नर सेंटर्ड। ये सिंगल बच्चों को पढ़ाने में जो होम ट्यूशंस वगैरह होता है उसमें बहुत अच्छा होता है, बट ग्रुप स्टडीज में ये मुझे लगता है बहुत रेयर चांस है कि इसको फुलफिल किया जा सके, बट होता यही है, पढ़ाना ऐसे ही चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि करेक्टली डिस्क्राइब करता है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स को। कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव विशेषता का मतलब होता है वैसे बच्चा जो क्रिएटिव होते हैं, जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब चीजों में ना मतलब अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वैसे बच्चे की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, प्रियर नॉलेज काम करता है, इंटेलिजेंस लेवल काम करता है, लर्निंग फेज काम करता है, या मोटिवेशन काम करता है, क्या होता है उनके अंदर में, चलिए जल्दी से बताइए। वो पिछले ज्ञान से चीजों को ठीक करते हैं, बिल्कुल सही, मैंने कहा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी कैसे आएगी, तो पहले क्या सीखा था अभी क्या कर सकते हैं, वो मिक्स करते हैं चीजों को। फिर यार कोई सामने प्रॉब्लम आई ना, वो पहले जो जो सीखे थे उसके हिसाब से कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, दिस इज द प्रियर नॉलेज। उनके पास पहले से कुछ नॉलेज होता है और उसको काम करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रियर नॉलेज से वो अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, और इंटेलिजेंस लेवल के आधार पर ही चीजों को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि भैया सॉल्व हो गया था अपने आप, नहीं, चीजों को देखते हैं, लर्न करते हैं, समझते हैं, जाकर तब जाकर सॉल्व करते हैं, और ये उनका लर्निंग फेज होता है। बिल्कुल, ये जो हमारा जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले बच्चे होते हैं ना, ये पूरी लाइफ टाइम एज अ स्टूडेंट काम करते हैं, मतलब ये लर्निंग फेज में ही हमेशा रहते हैं, कभी भी ये अपने आप को मास्टर नहीं बनाते हैं, ये हमेशा अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करते हैं और चीजों को लर्न करते रहते हैं। मोटिवेशंस की नीड होती है नहीं भैया, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हैं, तो मोटिवेशंस एक्स्ट्रा मोटिवेशंस की इनको नीड तो भैया नहीं है, तो इसको काट दो खड़े खड़े, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी 1 1 2 3 ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। मोटिवेशंस की वैसे कोई खास नीड नहीं, क्योंकि भाई ये इनर टैलेंटेड है उनके अंदर में, ठीक है ना। बहुत लोगों को भाई जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी आई है, तो जॉब के चक्कर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के चक्कर में चीजों को सीख रहे हैं, तो ये फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ ना आपके साथ में, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो मोटिवेशन की नीड ही नहीं है आपको, मतलब ही खत्म हो गया आपके लिए, राइट। तो पॉइंट आर डिफरेंट। नेक्स्ट, फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है, अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर की बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा। अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक लर्निंग की बात करूं, तो वैसे बच्चे जो आ, खुद को अपने आप को ग्रोथ में लाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उसको लोग बोलते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कॉन्सेप्चुअल वाले बच्चे होते हैं, वो इसमें आता है। ये बेसिकली रुचि वाली चीजों पर काम करते हैं, इनके खुद की एटीट्यूड्स पर वर्क होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में बहुत अंतर है, देखो दृष्टिकोण और योग्यता दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। दोनों को हमें समझना होगा कि दृष्टिकोण क्या होता है और हमारा योग्य एप्टीट्यूड क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को हमें समझने की नीड होती है। सबसे पहले ये समझते हैं, एटीट्यूड का मतलब होता है कि वो चीजों को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हाँ उसे ऑलरेडी वो आता है, ठीक है ना, वो आता है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब हमें पढ़ाना आता है तब हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि योग्यता है हमारे पास में, ठीक है। देखो ध्यान समझो, आप पढ़ते क्या है पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पढ़ाने की योग्यता आपके पास है तब आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप लर्नर नहीं है ना, आप टीचर हो गए। तो जहां एप्टीट्यूड वाला वर्ड मिलता है, यहां पर याद हम योग्यता की बात कर रहे हैं, मतलब हम कुछ देने की बात कर रहे हैं, और जब हम लर्नर की बात कर रहे हैं तो वो लेने की बात करता है, ठीक है ना। हम एप्टीट्यूड वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को देते हैं,
जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया एप्टीट्यूड वाली पॉइंट। लर्नर वाली पॉइंट जहां पर आप चीजों को ले रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप चीजों को सीख रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, तो ये हमारा सही नहीं हो जाएगा, बल्कि 1 2 3 हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखने में लगता सिमिलर है, बट थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स पर डिफरेंट आ जाता है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग अ लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने वाले के बीच व्यक्तिगत अंतर को समझाता है। मतलब जो लर्नर्स होंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअली सबको हमें उनके जो उनको डिफरेंशिएट करे, वो क्या है इनमें से। मतलब एक क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब सबको डिफरेंशिएट करना है कि किस माध्यम से सबके सब अलग थिंकिंग या अलग सोच वाले में आ सकते हैं। कैसे आएंगे? तो सबका लर्निंग स्टाइल अलग होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई एक जैसा नहीं होता, सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उनका सोशो कल्चर अलग होने वाला है, यानी कि जो उनका इन्वायरमेंट है, जिस जगह से वो आ रहे हैं, जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, जिस धर्म जाति वगैरह जो भी आप बोलना चाहे, सोशो कल्चर में सब चीजें आप ले आइए, तो जो भी सामाजिक सांस्कृतिक होगी, उठ बैठ होगा, सब कुछ अलग अलग होगा, और कहीं ना कहीं वहां से भी उनको बहुत सारी लर्निंग मिलती है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट उनको देखने को मिलेगा। सबकी कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग होगी। हाँ, सबकी कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग होगी, मतलब समझने की जो क्षमता होगी वो सबकी अलग अलग होगी, ठीक है ना। किसी को चीजें जल्दी समझ में आती है, किसी को लेट से आती है, किसी के ऊपर से बाउंस हो जाती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन है भाई कि कौन किस लेवल पर आ रहा है। ये भी डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर भी काम करता है कि आपने पहले से कैसे रखा है खुद को। तो ये चीज हो गई टीचर्स मेथड। टीचर्स के मेथड देखो, ये डिफरेंट नहीं हो सकता है, ध्यान समझो। अभी हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टीचर अगर डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल कब करता है, जब वो इनको डिफरेंशिएट कर लेता है। इनको डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपने ये चीज कर लिया है, उसके बाद हम डिफरेंट टीचिंग मेथड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए हमने इस क्लास ग्रुप में 3 ग्रुप बनाई, भैया एक बच्चा जो इजी है, जो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि हमने क्लास के ग्रुप बनाई कि भैया एक वैसे बच्चे हैं जो 80% आराम से ले आते हैं, एक वैसे बच्चे हैं जो कि 50% स्कोर कर पाते हैं, एक वैसे बच्चे हैं जिनका भैया 20% स्कोर आता है। तो हमने सबको ग्रुप बना दिया, अब जाहिर सी बात है हम इनके हिसाब से टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो पहले आपने डिफरेंशिएट कर लिया, तीनों करने के बाद अब आप आना, तो ये तो अभी नहीं आएगा। तो 1 2 3 ही बिल्कुल सही हमारा होगा, ठीक है ना। अगेन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। विच स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। सीखने वालों की डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट, दो अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। चलो पहले इसके आंसर बताओ। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। देखो, ग्रोथ बेसिकली आप जिस जगह पर हो उसके लिए बात होता है, यानी कि जिस जगह पर अभी आपको फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप जेट की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ केवल और केवल हमारा जो फोकस होगा वो जेट पर हो गया, ये हो गया हमारा ग्रोथ। डेवलपमेंट आपके ओवरऑल ग्रोथ की बात होगी, मतलब हम आपका यहां पर नॉलेज की काम करेंगे, हम आपके नॉलेज को बिल्डअप करने की बात करेंगे। ग्रोथ जो होगा वो शॉर्ट टर्म फेज में काम करने वाला है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मतलब बस सिर्फ किसी न किसी एक गोल को लेकर के काम कर लिया, किसी न किसी एक गोल पर काम कर रहे हैं और तो हो गया। ये लॉन्ग टर्म पर चलता है, या फिर आप बोल सकते हैं पूरी लाइफ चलने वाला है ये, क्योंकि अब आप हमेशा चीजों को लेकर के डेवलप करेंगे, चीजों को सीख रहे हैं, अच्छा ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा, तो आप उस पर लर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रोथ की बात करूं तो ये एक स्पेसिफिक करंट तो हो गया, ये किसी न किसी टीचर के हेल्प से होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो गाइड होगा वो प्रोवाइड करेगा, जो कि उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड का एक्सपर्ट होगा।
जो कि उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में जो आपको सिखा सके वो एक्सपर्ट होगा। जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ जेट के रिगार्डिंग में, ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आई एम एक्सपर्ट, तो मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ चीजों को कैसे पढ़ना है। लेकिन इस जगह पर बेसिकली हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की नीड होती है। यहाँ पर कोई टीचर काम नहीं करता है, हमें खुद को लर्न करना होता है, खुद को ग्रोथ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई डेवलपमेंट और ग्रोथ की डिफरेंशिएट। देखने में दोनों का एक ही है, दोनों का अगर हिंदी अगर आप करेंगे तो दोनों में हम बात कर रहे हैं कि आपके, हाँ, आपको रुचि और आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, तो याद रखना इस बात को। क्वेश्चन में क्या पूछा, डेवलपमेंट। जैसे ही डेवलपमेंट पूछा समझ लेना कि भैया लॉन्ग टर्म वाली बात हो रही है। एज फैक्टर करेगा इसमें, क्या इसमें एज फैक्टर करता है? बिल्कुल, पूरी लाइफ टाइम चलने वाली चीजें हैं तो एज फैक्टर तो करना ही करना है, कोई चीजें नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी काम करती है, बिल्कुल काम करती है। आप चीजों को कितने अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा ना। आप इमोशनली कितने अच्छे हैं, कितने नहीं है, ठीक है। हमें कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, कब खेलना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, आप में से सच बताना, कितने लोग ऐसा है, आप हंसी उस जगह निकल जाती है सच में जहां पर नहीं हंसना चाहिए, जहां पर सीरियस टॉकिंग चल रही है और आप बैठ गए और आपके ना अंदर से हंसी निकल रही है। और कितनी बार आप सुन भी चुके हो उस चक्कर में ना, सामने वाले ने आपको गरिया चुका है, कितनी बार ऐसा हुआ है। तो मतलब अभी आप इमोशनल मैच्योरिटी में नहीं पहुंचे हो, थोड़ा सा और मेहनत करने की नीड है, ठीक है। तो अभी आप डेवलपमेंट फेज पे हो, लर्निंग फेज पर, मतलब ग्रोथ फेज पर अभी आप नहीं हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट है, ध्यान रखना है। फिर क्या है, रिडीनेस लेवल, यानी कि तैयारी का लेवल, ये कभी भी फुलफिल नहीं होता, ये हमेशा चलते रहता है। सिलेबस लोड, सिलेबस लोड भैया आपका कहां पर आएगा, ग्रोथ में रहेगा ना। सिलेबस लोड कहां रहेगा, ग्रोथ में रहेगा। सिलेबस किसका होता है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का। जैसे कि जेटेक एग्जाम है हमारा, तो इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन पर लोड होगा, तो इस पे तो काम ही नहीं करेगा, तो खड़े खड़े काट दो। तो एक दो तीन अगेन, ठीक है। क्लियर ये चीज, तो चीजों को समझ समझ के ही आंसर देना है, कभी भी बिना मतलब ऐसे ही नहीं देना आंसर बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which learner characteristics must be considered for a learner centered institution? लर्नर सेंटर्ड की बात हो रही है, फिर से ध्यान रखना है, यानी कि शिक्षण केंद्रित निर्देश के लिए शिक्षार्थी विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। अगर हम एक स्टूडेंट पर फोकस करेंगे तो किन किन चीजों पर फोकस करेंगे, हम उनकी लर्निंग नीड्स देखेंगे, हम उनका इंटरेस्ट लेवल देखेंगे, हम उनका पहले का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो देखेंगे, हम उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे और उसको भी समझेंगे। तो यहां पर इन चारों चीजों पर हम फोकस करेंगे, तब जा करके हमें समझ में आएगा कि भैया आपको क्या, कैसे, कब सिखाना है। सो सभी चीजें करेक्ट हो जाएगी। यहां पर ना तो ग्रोथ की बात हो रही है, ना तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसलिए एग्जामिनेशन पैटर्न भी यूज टू होगा, बिकॉज ऑफ हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर? छोटे सीखने वाले में पढ़ने में अगर कठिनाइयां आपको देखने मिलती है, यंग है आप और पढ़ने में अगर कठिनाइयां दिखती है, तो इनमें से कौन सा संकेत नहीं है, ध्यान देना। नॉट अ साइन, इनमें से कौन सा साइन नहीं है वो बताना है आपको। मतलब अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टीज आ रही है, लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही है, रीडिंग में, सॉरी लर्निंग में नहीं, रीडिंग में डिफिकल्टीज आ रही है, तो इनमें से क्या साइन नहीं होगा, चलिए जल्दी से बताइए। ये हो सकता है कि आपको लेटर्स और वर्ड्स को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हो, अक्षर और शब्दों को पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तभी आप चीजों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज है हमारा। रीडिंग स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी आपके पास ना हो, मतलब जो पढ़ने की जो गति है और जो प्रवाह है वो उसमें आपको दिक्कत हो रहा हो, ठीक ना, कि आप प्रॉपरली उस फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हो उतना, ये पॉसिबिलिटीज है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, यानी कि जो शब्द हैं या फिर जो उसके विचार हैं, यानी कि जो वर्ड्स हैं और जो आइडियाज हैं रिगार्डिंग ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है, तभी आप दिक्कत हो रहा हो। स्पेलिंग की अगर बात किया जाए तो वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है, यानी कि जो बात करने की है वो निरंतरता बनी हुई है, तो अच्छी बात करेंगे फिर आप। ये तो उसकी ही नहीं, ये तो भाई पॉजिटिव दिखा रहा है, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट पर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टीचर वांट्स द गिफ्ट चिल्ड्रेन फॉर हर क्लास। क्या बोला जा रहा है कि एक शिक्षक चाहती है कि उसके, सॉरी, एक टीचर जो है वो अपने क्लास में बच्चों को गिफ्ट देती है,
एंड अचीव देयर अ पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल को अगर अचीव करते हैं तो उनको गिफ्ट दिया जाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट डू अचीव हर ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक शिक्षक चाहती है कि उसकी क्लास में जो होशियार बच्चे हैं वो अपनी क्षमताओं को हासिल करें, हासिल करने पर वो उनको गिफ्ट देने वाली है। मान के चलो कुछ भी एक फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, वांट टू गिफ्टेड अ चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ देना चाहती है या फिर कुछ चीजें कर रही हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अपना मकसद पाने के लिए उस क्या नहीं करना चाहिए, अगर बच्चों की बात कर रहे हैं या फिर टीचर्स की बात कर रहे हैं तो उनको क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा आज के डेट में किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक ये ज्यादातर चीजें ना आपको जो अच्छे जो बड़े बड़े जितने भी कोचिंग्स बनते हैं स्पेशली फॉर द नीट जेई वगैरह वाले, इनमें आप ध्यान से देखो, ये ना अलग अलग बैचेस बनाते हैं, ठीक है ना। एक बैच ऐसा होगा जिसमें जिसमें होशियार बच्चे हैं, एक बच्चे ऐसा होगा जिसमें थोड़े से लेवल वाले बच्चे, एक नीच बच्चे हो गए ऐसे जिसमें बेकार बच्चे हैं। इवन आपने स्कूल्स में पढ़ाई किया, स्कूल्स में भी आपने देखा होगा, अगर आप टेंथ में पढ़े, 10A 10B 10C, 10A में सबसे होशियार बच्चे होते थे, 10B में उनसे मॉडरेट वाले, और 10C में सबसे धुंध वाले बच्चे होते थे। तो भाई स्कूल ने भी चीजों को बांट दिया, बट ये रियलिटी में बांटना नहीं चाहिए था, यानी कि खास ध्यान देने के लिए उन्होंने उनके साथियों से उनको अलग करना पड़ा, ठीक ना। मतलब हम उनके हिसाब से उनके पेयर्स बना करके रेडी किया और स्पेशल अटेंशन उनको दिया। क्लियर है चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सा अंदर से प्रेरित, जो इंट्रेंसिकली यानी कि अंदर से खुद से प्रेरित बच्चों को नहीं दर्शाता है, क्या खासियत नहीं है इनमें से, कौन सी वो खासियत नहीं है जो बच्चे अंदर से मोटिवेटेड है। थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा कि भाई आपको भी पता है सरस्वती पूजा है तो थोड़ी बहुत तो चीजें आएंगी ही आएंगी, है ना। जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे वो ऑलवेज सक्सीड करेंगे, वे हमेशा सफलता पाएंगे। जो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं वो लर्निंग पर फोकस करते हैं, सक्सेस पर फोकस हमेशा नहीं करते हैं। सक्सेस होना ना होना एक अलग बात है, अगर नहीं भी हुआ तो भी वो हताश निराश नहीं होते, बल्कि नेक्स्ट ट्राई फिर से करते हैं। केवल सक्सीड पर तो बिल्कुल नहीं, तो इसको काट दीजिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा मिल गया है। दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही। वो डिस्प्ले करते हैं हाई लेवल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर की हाई एनर्जी हमेशा काम करती है जब वो काम करते हैं। तो दे लाइक अ चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को लाइक करते हैं, ठीक ना। तो ये तीनों चीजें तो वो पसंद करने वाले हैं, लेकिन ये हमेशा सफल ही होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ट्राई करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई अगेन, राइट। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, चूज कीजिए विच वन इज करेक्ट। अ लर्नर, ठीक ना, लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस, एक सीखने वाले की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उनके सीखने के अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी एक जैसी होगी। क्या ये सच है क्या? नहीं, आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है। अगर आपके घर का दोस्त यारों का माहौल ऐसा है जो हमेशा पढ़ने और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं ना, तो भाई क्यों बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, क्यों बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं? अगर वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा आपने देखा होगा, घर पे अकेले रहते हैं, रूम पे अकेले रहते हैं, बट फिर भी लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ क्यों? लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट ही उनको जबरदस्ती अंदर से पुश कर देता है। नहीं पढ़ेंगे ना, अंदर देखिए अरे साला सब पढ़ रहा है, हम ही नकारा निकम्मा जो पढ़ाई नहीं करे, अंदर से फील आ जाती है। तो ये तो लाइब्रेरी का छोटा सा एग्जांपल दिया, तो भाई आपकी जो कल्चरल बैकग्राउंड होगा वो कैसे नहीं इंपैक्ट करेगा, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत मैटर करता है, और वहां से आपके लर्निंग कैपेसिटी या लर्निंग जो हैबिट है ना वो बदल जाती है। तो ये तो भैया इंपैक्ट करता है, बिल्कुल करता है, कैसे नहीं इंपैक्ट करेगा दोस्त मेरे। अ जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन ऑफ अ एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी कि जो लिंग है वो शैक्षणिक उपलब्धि
का एक मजबूत भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है। मतलब मेल और फीमेल, आप मेल है इसीलिए अच्छा पढ़ेंगे, फीमेल है इसीलिए खराब पढ़ेंगे, या फीमेल है इसीलिए अच्छा पढ़ेंगे, मेल है तो खराब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात तो सही है, नॉट पूछा है तो बिल्कुल सही बात है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है ना। बट रियलिटी बताओ, फर्क पड़ने लगा है आजकल। अभी रिसेंटली बात करूं मैं, अगर 2025 की बात करूं, ठीक ना, 24-25 की बात करता हूं। 24-25 में झारखंड में तो वैकेंसी है नहीं, इसलिए कैंसिल कर दूं। बिहार में ना बीपीएससी की वैकेंसी आई है, और बीपीएससी में लगभग हम लोगों ने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को मिलाकर लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन किया, 2000 से ज्यादा बच्चे टीचर्स बने हैं। सीरियसली बताऊं, उसमें लगभग ना 60 to 70% लड़कियां हैं, और जो टॉपर्स हैं वो तो मैरिड है भाई। जो जो टॉपर्स बनी है ना, जो चाहे वो टॉप रैंकिंग 1 लाए हो चाहे 2 लाए हो, अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों में चले जाओ, सब में टॉपर हमारे ही हैं, ठीक है ना। तो जितने भी टॉपर्स हैं ना, आप ध्यान से देखना, उन टॉपर्स की ना सबसे अच्छी खासियत क्या है पता है? वो मैरिड है। बहुत सारे तो 2 बच्चे की माँ है, कुछ तो एक बच्चे की माँ है, उनका रिसेंटली मैरिज हुआ है, वो घूमना फिरना छोड़ करके वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे। तो वो होता है उनका डेडिकेशन। और लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल, लड़के लौंडियाबाजी में केवल लगे हैं, ठीक है ना। तो भाई जिंदगी पर ध्यान दे दो, ठीक है, याद रखो। अभी ना एक एग्जाम्पल सामने हुआ भाई, मैरी कॉम का। पैसा ही सब कुछ है भाई, याद रखना। आप कितना अच्छे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए, पैसे कमाओ, पैसे कमाने हैं तो भैया जॉब लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, याद रखो। तो पढ़ना शुरू करो। चलिए, which of the following statement is not describe the characteristic of teacher centered method of a teaching? टीचर सेंटर की बात हो रही है, टीचर सेंटर्ड ऑफ मेथड की बात हो रही है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा डिस्क्राइब नहीं करता है? ये हमारे पास है ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से चूज करना विच वन इज करेक्ट। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है इसमें से। चलिए जल्दी से बताइए। स्टूडेंट्स आर द पैसिव लर्नर। यहाँ पर जो छात्र हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं। मतलब हम छात्र पैसिव लर्नर होते हैं, मतलब छात्र पर इग्नोर करके काम करते हैं। पैसिव लर्निंग का मतलब हो गया कि अपने आप सीख लेंगे। अपने आप सीख लोगे क्या? नहीं भाई, पढ़ाना पड़ता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टीचर सेंटर्ड में ये नहीं बोलते हैं कि हाँ अपने आप सीख लो, जो करना है कर लो। नहीं भाई, सिखाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर अ लर्निंग। टीचर सिखाने के लिए एक बोल सकते हैं एक्टिवेट जो है, वो अपने आप को एज अ डायरेक्टर यूज करता है। वो अपने आप सॉरी, टीचर सीखने के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। फैसिलिटेटर का मतलब खुद को आगे रखता है और खुद से ही चीजों को लर्न कराता है। मतलब खुद के एग्जांपल्स, खुद से चीजों को देखता है, खुद से चीजों को समझता है और खुद से हिसाब देता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, आपको मैं सारे एग्जांपल्स आपको खुद से दे रहा हूँ, कोई ना तो बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना तो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं मैं फैसिलिटेटर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक ना। जो टीचर होंगे वो डायरेक्टर लर्निंग एक्टिविटीज पर काम करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, भले मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने कितनी बार लेक्चर सुना है ना, लेक्चर वगैरह क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कॉग्निटिव वगैरह समझाया, जितने भी टीचिंग मैंने समझाया अभी आपको, मैं बोल बोल के समझा रहा हूँ। ना तो बुक ले रहा हूँ, ना तो कोई पीछे टेक्स्ट ले रहा हूँ, मैं सिंपली बोल बोल के समझा रहा हूँ। तो जब मैं बोल के समझा रहा हूँ तो आपके लिए, अभी आपके लिए मैं ही आपका बुक बना हुआ हूं, मैं ही आपका लर्नर हूं, ठीक है। तो मैं आपको जो भी दे रहा हूं आप उसको ग्रैब कर रहे हो, राइट। तो यहां पर सारी सारी टीचर ओरिएंटेड हो गए, मतलब टीचर से ही आपके पास आ रही है, ठीक है ना, बुक से नहीं आ रही है, मतलब ये हो गया। फिर क्या है हमारे पास? चलिए माफी करूंगा। फिर क्या है हमारे पास कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलोब्रेशन बिटवीन स्टूडेंट। स्टूडेंट के साथ में कोलोबरेट कर लेते हैं, तब तो फिर टीचर स्टूडेंट, फिर टीचर सेंटर्ड नहीं रह गया, फिर तो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया। तो इसको तो काट दो, फिर टीचर सेंटर्ड का आएगा बोलोगे, फिर स्टूडेंट सेंटर्ड बोलो इसको, है ना। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। हाँ, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर जरूर काम करते हैं। बी सी और ई, बी सी और ई किसी में है? नहीं है भाई, बी सी ई तो नहीं है। कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, ये भी सही होगा भाई, तो फिर तो ये भी सही होगा, बी सी डी ई होगा। तीन ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ पर सी मिसिंग है, सी ले आओ। बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा, ये चारों ऑप्शंस आएंगे। डी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ जब स्टूडेंट की लर्नर की बात हो रही है तो वहां पर भी हम इंटरेस्ट भी लेके चलते हैं, इसीलिए।
ठीक है, स्टूडेंट को भी लेके चलेंगे, स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है, स्टूडेंट को कोलैबोरेट भी करने वाले हैं क्योंकि पढ़ा आप ही को रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो बी सी डी ई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे थ्योरी, देखो भाई जिन पियाजे साहब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्हीं का ही दिया हुआ है, जो अभी हमने बात की थी ना कुछ देर पहले डेवलपमेंट थ्योरीज वाली, वो इन्हीं का दिया हुआ है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि चिल्ड्रन इन द कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ, जिन पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो किस स्टेज में बच्चे के किस क्षमता को या उनकी जो सक्षमता है उसको दर्शाने का काम करती है। चलिए जल्दी से बताएंगे। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कहां पर कैपेबल होता है, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उनका वो कहां पर काम करता है, मतलब किस स्टेज में वो लेके चलता है, चलो जल्दी से बताओ उनको। ये बेसिकली काम करता है रिवर्सिबिलिटी पर, चीजों को वो किस तरह से देख रहे हैं, चीजों को किस तरह से लर्न कर रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, कौन सी चीज कितनी पहले से नॉलेज है, प्रियर नॉलेज कितनी है, और चीजों को किस तरह से लेकर के वो ग्रोथ कर रही है उस पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचर रिलेटेड फैक्टर दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट टीचिंग इफेक्टिवनेस, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संबंधी कारक है जो शिक्षण के प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब के जो टीचिंग स्टाइल है या जो टीचिंग पार्ट है उसको इफेक्ट कौन सा कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से इनमें से। एक टीचर का अगर मैं सिंपल से भाषा में बोलूं कि किस तरह से वो टीचिंग में इफेक्ट डालेगा, तो दो चीजें काम करती हैं। सबसे पहला द स्टाइल ऑफ टीचिंग, एंड सेकंड वन इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये दो चीजें, तो सबसे पहला तो सब्जेक्ट मास्टरी और दूसरा पेडागोजिकल स्किल, यानी कि शिक्षण कौशल कैसा है आपका और आप उस सब्जेक्ट में कितना महारत हासिल किए हुए, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए होती है। क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्लास साइज मैटर नहीं करता कि आप छोटे हैं, आप एक क्लास में 10 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, अगर आपको पढ़ाने आता है तो क्लास साइज मैटर कभी नहीं करता है। क्लासरूम का लेआउट भी मैटर नहीं करता, हाँ ये थोड़ा बहुत आजकल मैटर करता है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये टीचर्स के लिए मैटर नहीं करता है, एक स्टूडेंट के लिए जरूर मैटर करता है। ठीक है, होम इन्वायरमेंट की बात किया जाए या पीयर ग्रुप की बात किया जाए, तो अगर घर के माहौल की या फिर साथियों का समूह, ये एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बच्चे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। घर का माहौल, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी है ना, तो अभी से उनको ट्रेनिंग स्टेप से दीजिए कि हाँ उनको पढ़ना समझ में आए, पढ़ाई उनको बोझ ना लगे। हमारे घर में दिक्कत क्या है ना कि हम लोग अपने बच्चों को ना पढ़ाना एक दंड बना देते हैं, जैसे कि खेल रहे हैं वो, खेलने में मजा आ रहा है, उनको उठा के पढ़ाने बैठा देते हैं, तो उनको लगता है कि यार पढ़ाई एक जो है ना सजा है, तो कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि होम का एक घर का एनवायरनमेंट वैसा हो, घर में सारे माँ बाप जो है या फिर बड़े भाई वगैरह सब मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी मोबाइल चलाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है ना, उनका जो ग्रुप है वो कैसा है, तो ये बच्चों पर डिपेंड करता है, ये बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का डिजाइन, सिलेबस के डिजाइन से टीचिंग इफेक्ट नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं पड़ता है। एग्जामिनेशन सिस्टम, भैया उससे एग्जामिनेशन काम करेगी, टीचिंग इफेक्ट काम नहीं करता है, तो ये चीजें बेकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, पढ़ाई सबसे ज्यादा सीखने वाले की विशेषताओं से प्रभावित होती है, जैसे कि जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा सीखने वाले की विशेषता से प्रभावित होती है, बात तो सही है। जो लर्नर है, देखो टीचिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आपको, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लूं, क्या ही कर लेंगे। ठीक है ना, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, खाने का इंटरेस्ट ही ना हो तो क्या कभी खाना स्वादिष्ट लगता है? एक सिंपल सी भाषा में, पेट पूरा भरा हुआ है, कुछ बढ़िया भी खाने को मिल जाए तो क्या होता है, अरे यार, सेम वाली फीलिंग है। ठीक है, तो कब इफेक्ट करता है, जब बच्चा मोटिवेटेड हो, जब जो पढ़ना है वो पूरा का पूरा उनको रीडिंगनेस अच्छे से काम करे, खुद के पास पहले से बहुत अच्छा नॉलेज, जैसे कि ये एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मॉक आपके लिए तब काम करेगा जब आप पहले से कुछ बहुत पढ़ के रखे होंगे तब। राइट, नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द टीचिंग प्रोसेस? शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में तो क्लास का साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। क्लास की साइज में अगर 10 बच्चे हो, पढ़ाना आसान है, पढ़ना बहुत आसान है। क्लास के साइज में 500 बच्चे हो, पढ़ाना तो भाई ठीक है, लेकिन पढ़ने वालों का भाई डिपेंडिंग, आप डाउट पूछ नहीं पाओगे, कैसे डाउट पूछोगे, दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर 500 बच्चे हैं तो भाई पीछे वाले, आजकल देखते हो ना, आजकल बड़े बड़े टीचर्स या जितने भी टीचर्स होते हैं आजकल एक एक रूम में हजार हजार बच्चों को बैठाते हैं और पीछे भी टीवी लगा देते हैं। क्या फायदा, उससे बढ़िया घर में बैठ करके मोबाइल पे पढ़ो। क्यों फायदा इंस्टीट्यूट जाना और आना? अगर 500 बच्चों में पढ़ना, 1000 बच्चों में पढ़ना, तो घर पे बैठ के पढ़ो, ज्यादा बेटर है उन 500 बच्चों के बीच में पढ़ना। ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेस बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसलिए हमने बुक दिया ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसलिए पेपर 1 की बुक बनाई है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट, which aspects of education system most directly affects the method of teaching adapted by teacher? शिक्षण प्रणाली का वो कौन सा पहलू है जो कि शिक्षकों द्वारा अपनाए गए पढ़ाने के तरीकों में डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर प्रभावित करता है? अगर मुझे पढ़ाना हो तो सबसे ज्यादा क्या आपको प्रभावित करेगा? सबसे पहला आपका सिलेबस, दूसरा आपका इवैल्यूएशन पैटर्न। जैसे कि अगर आपके एग्जाम के अभी पेपर 10, एक पेपर 1 में 10 यूनिट है, उसको 15 यूनिट कर दे तो भाई पढ़ाना अलग पढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दे तो फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चीजें बदलती जाएंगी भाई, जैसे जैसे चीजें बदलेगी ना वैसे वैसे चीजें बदलती जाएंगी, राइट। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त। कितने आप लोगों ने स्कोर किए फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने ये पेपर 1 वाली बुक नहीं मंगाई है प्रैक्टिस के लिए, तो जाओ जाके ऑर्डर कर लो, क्योंकि 15 प्रैक्टिस फुल टेस्ट है भाई, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और डिटेल सॉल्यूशन के साथ में है। और ये 2026 की सबसे लेटेस्ट एडिशन पर बुक है, सबसे लेटेस्ट। पूरे बाजार में जो भी बुक्स मिलती है ना, सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्यूआर ऑर्डर करके या लक्ष्य अकेडमी ऐप से, या तो लक्ष्य अकेडमी वेबसाइट से, या तो फिर व्हाट्सएप से करके आप मंगा लीजिए। आपके घर में अगर आप झारखंड में ही हो तो, चूंकि रांची से बुक जाती है, चाहो तो आप लोग ऑफलाइन सेंटर में आकर के बुक्स डायरेक्टली बाई कर सकते हो, वहां से भी ले सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली घर मंगा लो अपने। ठीक है, बट ये आपके लिए डेफिनेटली काफी हेल्प से होगा। अगर नहीं किया तो आकर खरीद लो फटाफट। ठीक है। और स्पेशली कॉमर्स बच्चे नहीं ज्वाइन किए अपनी क्लासेस, तो जाओ जाकर के स्टार्ट करो, क्योंकि कॉमर्स की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अभी न्यू बैच चल रही है, स्पेशली फॉर द 29 मार्च को देखते हुए। 29 मार्च के लिए स्पेशल अभी बैचेस में आपके लिए चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो नहीं ज्वाइन किया तो कर लो। और अभी तो भाई सरस्वती पूजा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, सो डोंट बी मिस आउट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।